Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the electric field lines, and in this class, we shall discuss area vector. First of all, we shall discuss area vector. एक यहाँ पर एस्टोनिशिंग बात है, ये है एरिया जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है. हम सभी जानते हैं एरिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. पर अभी हमने यहाँ इसके साथ वेक्टर लगा दिया हुआ है. मतलब एरिया को समटाइम्स हम वेक्टर क्वांटिटी भी मान सकते हैं कुछ शर्तों के साथ, जिसमें जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो हमेशा जो सरफेस एरिया, जैसे मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड का हमें यही सरफेस दिख रहा है, पीछे का सरफेस नहीं दिख रहा है, तो जो भी सरफेस हमको दिख रहा है हम उस सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे मान लिया जाए हम यहाँ पर ये एक सरफेस ले रहे हैं, रेक्टेंगुलर या सरफेस है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मली जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं वही इसके एरिया का क्या होता है, डायरेक्शन. जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, अगर हम इस वाइट बोर्ड के सरफेस एरिया का वेक्टर डायरेक्शन यानी कि डायरेक्शन पता करना चाहते हैं तो ये इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा. अगर हम इसके पीछे वाले सरफेस का देखें तो वो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड होगा. अगर हमारे पाम का देखें तो इस पाम के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा. अगर दूसरे साइड का देखें तो वो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड होगा. मतलब एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर इन विच द डायरेक्शन ऑफ एरिया इज ऑलवेज टेकन टुवर्ड्स द नॉर्मली आउटवर्ड टू द सरफेस एरिया. यानी एरिया वेक्टर जो है किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यानी कि उस सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करते हैं वही उस वेक्टर का क्या होता है, डायरेक्शन होता है. एक फिगर में हमने एरिया वेक्टर को क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया गया है. जनरली एरिया स्केलर होता है, लेकिन जब हम उसको अगर डायरेक्शन पता करना चाहें तो हमेशा उसका सरफेस के आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, या नॉर्मली कहिए, हर सरफेस के नॉर्मली जो होता है वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन माना गया है. ठीक है. अब हम लोगों को ये जानने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस चैप्टर का समझिए बैकबोन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस थ्योरम, जिससे हर साल जो है पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. 2 से 3 नंबर तक के क्वेश्चन, कभी 5 नंबर में भी आ जाता है. इससे फिक्स टॉपिक है ये गॉस थ्योरम. अभी आगे हमें पढ़ना है, तो गॉस थ्योरम को पढ़ने से पहले कुछ बातों का हमें जान लेना है. जैसे एरिया वेक्टर को जान लेना है पहली बात. तो एरिया वेक्टर हम जान गए. एरिया जो हम जानते हैं वही है, अगर एरिया हमारा मान लीजिए स्क्वायर है तो साइड स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल है तो एरिया हम निकाल लेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ से, सर्कुलर है तो एरिया हम निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर से, स्फेरिकल है तो उसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है. जिस तरह का शेप होगा उसके एरिया के फार्मूले से एरिया निकाल लेंगे, और डायरेक्शन हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है. तो एरिया तो सब जानते हैं, बस हमें उसके डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा जानना था. फिर एक बार मैं बता दे रहा हूं, सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होता है एरिया का डायरेक्शन. ओके. अब देखिए सेकेंड चीज हमें पढ़ने है चार्ज डेंसिटी. चार्ज डेंसिटी ये हमारा चार्ज डेंसिटी पढ़ना है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस में. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अगर होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आ जाए एक तार है, एक वायर है बहुत पतला सा, इसके ऊपर एक समान रूप से यानी कि एक बराबर दूरी पर और एक समान चार्ज, एक समान मतलब होता है अगर सारे के सारे चार्ज पॉजिटिव हैं तो सबके सब पॉजिटिव हो. इक्वल डिस्टेंस पर अगर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज प्लेस्ड हो तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ये हो गया. दूसरा हो, मान लीजिए कोई स्फीयर हो या कोई क्यूब हो, उस क्यूब के सरफेस पर चारों तरफ क्या हो, जानते ही हो आप, सरफेस पर ही चार्ज हमेशा रहते हैं.
तो क्यूब के सरफेस पर यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली का मतलब हर एक फेस पर इक्वल चार्ज हो। जैसे अगर बाहर वाले पे 10 कूलाम है तो ऊपर वाले पे भी 10, इधर वाले पे भी 10, इधर पे भी 10। स्फीयर के केस में क्या है कि जो चार्जेस के बीच का सेपरेशन है वो हमेशा क्या हो, इक्वल हो। ऐसे को हम यूनिफॉर्म चार्ज कहते हैं। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, एक बराबर रूप से जो डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ये हो गया सरफेस, इस पर हो गया। और वॉल्यूम के अंदर हो, मान लीजिए क्यूब ही है, क्यूब के अंदर अगर सारे के सारे इक्वल चार्ज, इक्वल और इक्वी डिस्टेंस चार्ज अगर अंदर है तो इसको हम वॉल्यूम के अंदर, यानी कि चार्ज तीन तरह से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन शो कर सकता है। एक बहुत थिन वायर के ऊपर, जिसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी में हमें तीन तरह की डेंसिटी पढ़नी है। पहला पढ़ना है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा हमें पढ़ना है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और थर्ड पढ़ना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर ये हो गया, सरफेस पर चार्जेस स्प्रेड हो तो उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे, चाहे वो स्फेयर के, क्यूब के, क्यूबॉइड के, कोई भी फिगर हो उसके सरफेस पर हो। और अगर उस पूरे बॉडी के अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैले हुए हैं, तो उसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे एक तरबूज के अंदर जो सीड्स होते हैं ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उसमें। तो सबसे पहले हम समझते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम जो है लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर जानना है कि इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहीं लिखता जा रहा हूँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और लैम्डा जो होता है ये डिफाइन किया जाता है, द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। फिर से सुन लीजिए, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन अ चार्ज when the charge uniformly distributed over the length, जैसे हमने अभी एक वायर लिया था उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है वो चार्ज, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो जब भी डेफिनेशन पूछे व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी तो आप बताओगे द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होगा कूलाम और लेंथ का यूनिट होता है मीटर, कूलाम पर मीटर। ठीक है, जैसे 1 कूलाम पर मीटर, इसका मतलब हुआ कि 1 मीटर में 1 कूलाम चार्ज है। 10 कूलाम पर मीटर है तो मतलब कि 1 मीटर में 10 कूलाम चार्ज है। जैसे जिसकी डेंसिटी रहेगी उस हिसाब से हमें लैम्डा की वैल्यू पता लग जाएगी। दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये डिफाइंड होता है चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर से सुन लीजिए, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इट्स यूनिट इज कूलाम्ब मीटर पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका यूनिट है और डेफिनेशन इसका मैंने बताया ही। थर्ड होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, और रो इज इक्वल्स टू होता है क्यू अपान वी। क्यू अपान वी का मतलब इट इज डिफाइंड एज, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर इसके यूनिट की बात करें तो कूलाम्ब पर मीटर क्यूब इसका एसआई यूनिट है। तो हमारे पास 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम, और तीनों के डेफिनेशन लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लैम्डा का डेफिनेशन होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसका एसआई यूनिट कूलाम मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी का होता है चार्ज पर यूनिट एरिया और इसका यूनिट होता है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और रो यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का एसआई यूनिट होता है कूलाम पर मीटर क्यूब और इसका डेफिनेशन होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हमको पढ़ने हैं। इन सब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें जब हम गॉस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है ना, तो इनको आप नोट्स बना लीजिएगा, डेफिनेशन वीडियो से लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी समझने की चीज है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप पढ़े भी होंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इसको डिफाइन किया गया, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर से सुन लीजिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और फाई इज इक्वल्स टू होता है E इंटू ए। फाई इज इक्वल्स टू होता है E इंटू ए। कब ये होता है, जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक जो है ये एक सरफेस है और इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E पास हो रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन है और एक सरफेस है जिसका एरिया हमारे पास ए है, ऐसे प्लेन में रखा गया है, सीधे है, इसमें ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इसके परपेंडिकुलर है एरिया के। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और एरिया ए है तो हमारा फाई होता है E इंटू ए। फिर से सुन लीजिए इसका डेफिनेशन एक बार, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया नॉर्मली। किसी एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन में जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और फाई इक्वल्स टू फार्मूला होता है E इंटू ए। अगर इसका यूनिट देखें हम तो E का होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका SI यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। पर कूलम, ये इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स। दोनों ही बातें एक ही हैं, दोनों में कोई भी हम नोटेशन ले सकते हैं। ये इसका SI यूनिट होता है, लेकिन सॉरी इसका MKS यूनिट होता है, पर इसका SI यूनिट जो होता है वो वेबर होता है। SI यूनिट क्या होता है? वेबर। WB से रिप्रेजेंट करते हैं, वेबर इसका SI यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब जो है हमें इसके डायमेंशन की अगर बात करनी है तो डायमेंशन आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का रख लीजिए और उसमें इनटू कर दीजिए एरिया से। तो डायमेंशन ये वर्क आपको करना है और सब लोग मुझे कमेंट में डायमेंशन इसका लिख करके भेजेंगे, ठीक है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डायमेंशन आप जो है हमको बताएंगे कि फ्लक्स का डायमेंशन क्या होता है और कैसे निकालेंगे। निकाल करके बताइएगा, रट के नहीं, देख के नहीं, ठीक है ना। तो फ्लक्स हो गया, उसका यूनिट हो गया, ठीक है, और उसका डायमेंशन हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, ये आप पता करके बताइएगा, ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसमें जो है एक दूसरी बात आती है। अभी तो हमने कहा कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस के परपेंडिकुलर पास होती हैं उन्हीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कहते हैं फ्लक्स, ठीक है। लेकिन अगर कोई सरफेस है, मान लिया जाए हमारे पास एक ये सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना इसमें इधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक, इधर की तरफ हमारा जा रहे हैं। हमने इस पर एक वर्चुअल नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हमारा क्या n है, नॉर्मल है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये हमारा एक सरफेस है जिसका एरिया a हमने लिया है। मान लिया जाए अगर नॉर्मल से ये एंगल जो है हमारा क्या है, थीटा है। फिर से सुन लीजिए, हमारे पास एक सरफेस एरिया है, एक सरफेस एरिया है हमारे पास, उस सरफेस के पर E एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका नॉर्मल से डायरेक्शन क्या है, थीटा है। तो हमारा फ्लक्स होगा या नहीं? तो पहली बात तो यहाँ फ्लक्स होगा, ठीक है। ये हमारा सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो था हमारा क्या था, नॉर्मल था। तो नॉर्मल में तो कहा ही गया है इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मल थ्रू अ सरफेस एरिया। अब बात आती है कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस एरिया पर, जो है मेरा हाथ ही मान लीजिए सरफेस एरिया है, इस पर परपेंडिकुलर तो है नहीं।
तो फिर हमारा अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका कुछ कंपोनेंट नॉर्मल की तरफ हो सकता है। आपको मालूम ही है कि किसी भी वेक्टर को हम अपनी डिजायर्ड डायरेक्शन के अलोंग क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको पहले नॉर्मल के अलोंग क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। तो ई का जो कंपोनेंट होगा नॉर्मल के अलोंग वो होगा हमारा ई कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा दिया हुआ है। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई ना लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेंगे, ई कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, तो ई कॉस थीटा का जो डायरेक्शन है वो सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये जो नॉर्मल के अलोंग ही है। तो ई कॉस थीटा लेंगे। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नहीं लिया जाएगा बल्कि ई कॉस थीटा लिया जाएगा। तो अब फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू होता है ई मतलब अभी हमारे पास है ई कॉस थीटा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स when electric field is oblique। ऑब्लिक मतलब होता है जब तिरछा हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, तिरछा हो। तो जब ऑब्लिक होगा उस सिचुएशन में क्या होगा, तब भी हमारा डेफिनेशन नहीं चेंज होगा। फ्लक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो अभी ध्यान से देखो, हमारे पास सरफेस एरिया है ए, और इस सरफेस पर जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई कॉस थीटा हो गया है। कारण ये है कि ई तो परपेंडिकुलर रहा नहीं, तो परपेंडिकुलर कौन है, ई कॉस थीटा। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह रख दिया ई कॉस थीटा, ठीक है, ई कॉस थीटा लिख दिया, और एरिया की जगह ए लिख दिया हमने। एरिया तो वही ए है, हमने वही लिया हुआ है। तो अब हमारा फार्मूला बन जाता है ई ए कॉस थीटा। ये हमारा फ्लक्स का फार्मूला है, ई ए कॉस थीटा। कब, जहां थीटा जो है वो ध्यान रखिएगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है। सरफेस एरिया आपका ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो थीटा ये नहीं है। सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं है, बल्कि नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। एफ लिखा हुआ है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल है थीटा। ये बड़े ध्यान से याद रखिएगा, कंफ्यूजन में हम लोग गलत कर देते हैं। यदि मान लीजिए हमको यहाँ एंगल पता है, सरफेस से और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल मान लीजिए 60 डिग्री दिया है, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री मानी जाएगी। यानी इस फार्मूले में 30 डिग्री रखा जाएगा, भले ही क्वेश्चन में 60 दिया रहेगा। सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, और अगर नॉर्मल का ही एंगल दिया तो डायरेक्ट ये फार्मूला लग जाएगा। यूनिट वही होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। आपको पता है ए डॉट बी का हमारा फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ए जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, और बी यहाँ जो दिख रहा है वो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। कॉस थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। तो हम इस चीज़ को फाई को लिख सकते हैं ई डॉट ए वेक्टर से। ये भी रिप्रेजेंटेशन है, ई डॉट ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। इसको एक्सपेंड करेंगे तो फिर ई ए कॉस थीटा आ जाएगा, जहाँ ई और ए के बीच का ये एंगल है। अब कहोगे ये थीटा तो हमारा नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल था, ई और ए के कैसे हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही हमारा, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन याद करिए, आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले इसी क्लास में बताया था कि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के क्या होता है, नॉर्मल होता है। मतलब ये जो नॉर्मल एन दिख रहा है ना, इधर ही आपका एरिया का डायरेक्शन है। एरिया का ये डायरेक्शन है आपका, एरिया कैप यहाँ लिख सकते हो, नॉर्मल के अलॉन्ग होता है। अभी याद करिए, सबसे शुरुआत में मैंने एरिया वेक्टर आपको बताया था, सरफेस के नॉर्मल होता है। तो आपका एरिया वेक्टर ये हो गया और ई ये हो गया, इन्हीं दोनों के बीच के एंगल तो है थीटा। तो इसका मतलब सही है हमारा, सरफेस एरिया अलग चीज है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन याद रखिएगा हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए आपको याद होगा, जब किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो हमें क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो यहां से याद रखिएगा फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी।
फ्लक्स एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डायमेंशन मैंने इसका बता ही दिया। फ्लक्स, इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे गॉस थ्योरम में। तो इस वीडियो को ध्यान से कई बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, हर एक बारीकी को समझ लीजिएगा। यदि किसी भी तरह का कोई दिक्कत आता है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप जो है पूछ लीजिएगा, उसका मैं कुछ सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कैसे क्या है। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है और उसका जब ऑब्लिक होगा तो ज़्यादातर हम इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है ना। बाकी अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।